नमाज के लिए जैसे ही उसे सलाम फेरा था, बेड में मौजूद उसका मोबाइल बज उठा। मैसेज की बीप थी। कोई उसको फ़ोन करने से तो रहा। जल्दी से दुआ मांगकर उसने जाए नमाज को फोल्ड किया और बेड से फ़ोन उठाया। व्हाट्सएप मैसेज हस्बे मामूल आनिया का ही था। तुमने अपने बाबा से बात की? रमशा ने अपनी आंखें इस बात पर बंद की, फिर खोलते हुए दुपट्टे को ढीला करके उससे टाइप किया। नहीं। जवाब फौरन ही आया था। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था मिशी, थोड़े दिन रह गए हैं। अब तो घर में मेहमानों की आमद भी होने लगी है और तुम और पुप्पो तो बस ठान ली है ना आने की। उसका इतना लंबा मैसेज पढ़कर रिमशा का दिल उदास हो गया। मैसेज लिखकर उससे एक नजर टाइम को देखा। 7 बज रहे थे। बाबा के आने का वक्त था। मैसेज सेंड करने से पहले ही एक और मैसेज आ गया। अच्छा, अब सॉरी शोरी मत कहना, क्योंकि मैं माजरत बिल्कुल भी कबूल नहीं करने वाली। मैंने हदाद चाचू से बात की है, वो मेरी इस सिलसिले में मदद कर रहे हैं। उसका मैसेज पढ़ते ही रिमशा का दिमाग फक से उड़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने हानी मामू को क्यों कहा ये सब करने के लिए? जानती भी हो वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और अब तुमने मजीद उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। उससे मैसेज टाइप करके फौरन बेड पे फेंका। हानी मामू की फिक्र से उसे आने पर गुस्सा आ रहा था। दुपट्टे को अब उससे सर से उतार कर आईने में अपने आप को देखा, फिर बालों में उंगलियां फेरते दोबारा से फ़ोन उठाया। आने ने मैसेज सीन कर दिया था, मगर आगे से जवाब नहीं दिया था और अब वो ऑनलाइन भी नहीं थी। उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का? कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगी। मानी से बात करती हूँ। व्हाट्सएप की ऐप बंद करते हुए उससे मोबाइल को ऐसे ही स्वाइप करना शुरू कर दिया। कुछ सोचते हुए उससे गैलरी को खोला, अपनी प्राइवेट एल्बम खोली तो भरमार तस्वीरें एक ही शख्स की आ गई और वो शख्स कोई और नहीं, सिकंदर हदीद ही था। ज़्यादा से ज़्यादा तो उसने गूगल से सेव की। कभी कभार जब उसकी न्यूज़ चलती तो चुपके से ले लेती। आजकल वो न्यूज़ भी कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, इससे बेशुमार थी। फिर रमशा की बनाई हुई पेंटिंग्स भी, जो कि उसी की थीं, वो भी लातादात थीं। रमशा ने उसकी सारी तस्वीरें स्क्रॉल करते हुए एक तस्वीर पे क्लिक किया। ये उसकी पहली तस्वीर थी जो रमशा ने साल पहले सेव की थी। उस वक्त करते हुए उससे खुद को काफ़ी बार मलामत की थी, मगर दिल कह रहा था एक ही तस्वीर है, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। वैसे भी वो मोहसिन है, उसका रखवाला है। अगर रखवाले की एक तस्वीर, बस सिर्फ एक तस्वीर रखने में क्या हर्ज है। इसी तरह एक तस्वीर सेव करते करते 101 तस्वीरें उसके प्राइवेट एल्बम्स में जमा हो चुकी थीं। उसमें सिकंदर सफ़ेद शलवार कमीज से मलबूस, बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए, आंखों में काला चश्मा लगाए, नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ किससे गुफ्तगू कर रहा था और ये उसका किसी ने कैंडिड शॉट लिया था। हर दुनिया से बेनियाज वो किसी के इस वक्त दिल में बुरी तरह उतर रहा था। रमशा उसके बेनियाजी वाले अंदाज को देखते मुस्कुरा पड़ी। हाय, काश वो इस मोहसिन से एक बार फिर मिल ले, बस एक बार, और जिंदगी से उसे कुछ नहीं चाहिए। मुस्कुराते हुए उससे मोबाइल बंद करके रखा और अपने बाजू को देखा, जहाँ 2 छोटे निशान जो काफ़ी मध्यम हो चुके थे उसे किसी की याद दिलाते हैं। उससे उन निशानों पर हाथ फेरा तो एकदम घबरा गई। लम्स की शिद्दत अब भी महसूस हो रही थी। ओए बेबी, तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना। भारी गंभीर आवाज से एकदम उसे झुरझुरी आई। अभी उसे नमाज पढ़ी और अभी एक नामहरम की सोच रही है। तेजी से उठकर उससे चप्पल पहने, दुपट्टे को ठीक किए वो नीचे की तरफ बढ़ी। नीचे से अम्मी मासी को हिदायत दे रही थी। इस वक्त हिदायत अम्मी तब दिया करती थी जब कोई आने वाला होता था। तो क्या कोई आ रहा था? सीढ़ियों के करीब पहुंचकर अम्मी की तरफ देखा, जो सारी बातें समझा कर मुड़ी और उसे देखते हुए चौंकी, फिर मुस्कुराई। नमाज पढ़ ली चंदा ने? रमशा हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसे सर इस बात में हिलाया। चलो अब फटाफट ऊपर जाओ और अच्छा सा तैयार होकर आओ। उनकी बात पर उसे समझ आ गई, मतलब कोई आने वाला है। कौन? हाथों से गोया पूछा गया। तुम्हारे बाबा के दोस्त, और उनकी फैमिली दुबई से आ रही है। चंद दिन हमारी तरफ रहेगी। उनकी बात पर रमशा का चेहरा उतर गया। अम्मी ने उसके तासुरात भांप लिए। क्या बात है मिशी? रमशा ने उन्हें देखा, फिर उसने सामने कैलेंडर की तरफ इशारा किया। उन्होंने हैरत से अपने सामने कैलेंडर को देखा। आप बाबा से बात क्यों नहीं करती? आनिया के दिन बहुत करीब हैं, वो बासित है। अम्मी, ऐसा अच्छा लगता है किसी का दिल दुखाकर? अम्मी समझते हुए उसे देखकर कुछ कहने लगी कि रमशा ने उन्हें अपनी जुबान में समझाते हुए हाथ नीचे गिराए। मिशी, तुम जानती हो इस मामले में मैं बिल्कुल बेबस हूँ, और मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी पहली भतीजी की शादी अटेंड करूँ।
उनके लहजे में दुख की लहर शामिल थी। रमशा ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, फिर खोलकर उससे उन्हें दिखा। आनिया हानी मामू से मदद ले रही है। क्या कह रही हो? उदासी और परेशानी में वो कभी कभार मिशी की जबान समझ नहीं पाती थी। रमशा ने तहामुल से लब दबाए। आया उन्हें बताए या नहीं बताए, मगर ये भी ज़रूरी था, वरना अगर कोई मसला हो तो अम्मी का उसका इल्म में होना ज़रूरी है। अम्मी, आनिया हानी मामू की मदद ले रही है ताकि वो पापा को कन्विंस कर सके। अम्मी को जब समझ आई तो उनका चेहरे का रंग फौरन बदला। क्या क्या सच में पापा कल कराची जा रहे हैं? हानी ने सर को होले से जंबिश दी। आनिया का खुशी से चेहरा दमक उठा। खुशी के मारे तो आंखें नम हो गईं। उठकर उससे बढ़कर हदात के गले में बाहें डाली। थैंक यू सो मच चाचू, यू आर द बेस्ट चाचू एवर। हदात ने उलझन से उसे देखा। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, एक ही तुम्हारा चाचू हूं। उसके बाद पर आनिया ने सर हुदात से टकराया। हुदात ने उससे से सीखी। क्या कर रही हो? यह खबर सुनकर तुम पागल हो गई हो। हसन चाचू भी तो हैं, मगर सही कहते हैं, वो ना होने के बराबर है। तो फिर मेरे एक ही चाचू हैं, लेकिन इतने अच्छे शायद ही कोई हुआ हो। आई एम सो हैप्पी। हाय, मैंने पहले आपका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? उसने अब खुदात को छोड़कर उसकी तरफ देखा जहाँ पर संजीदी खुन्नूस थी। कभी तो मुस्कुरा लिया करें। आज तक ये कभी मुस्कुराए हैं जो अब मुस्कुराएंगे? किसी की तल्ख आवाज़ पर आनिया ने सिर्फ गर्दन मुड़ी देखा तो हुज़ैफा फाइल पकड़े खड़ा हुआ था। सैफी, तुम्हें पता है कौन आने वाला है? उसके तरफ लहजे को नजरअंदाज करती आनिया चहकते हुए बोली। जी, और मुझे पता है जिसके लिए तुम खुश हो रही हो वो बाबा चाचू के इसरार के बावजूद नहीं आएगी। इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लहजा अब भी कड़वा था। हुदात खामोश रहा। आनिया ने उसे घूरा। कम से कम अच्छा बोल नहीं सकते तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो यहाँ? अब उसको ये अंदाज नहीं भाया था। अब्बू ने भेजा था फाइल चाचू को दे दे स्टडी के लिए। हाँ तो दो। उससे छीनते हुए वो चाचू को देने लगी। ये लें चाचू। हुदात ने सर उठाया। उससे नजर का चश्मा पहना हुआ था जिसमें उसकी आंख मौजूद नहीं था। इस तरफ उससे कवर लगाया हुआ था। क्या है ये? लहजा इंतहाई धीमा था कि आनिया और हुज़ैफा बामुश्किल ही सुन पाए थे। मुझे नहीं पता, खुद देख लें। वो सर्द मेहरी से कहता मुड़ गया। आनिया ने उसकी पुश को घूरते हुए देखा जो अब मंजर से गायब हो गया था। देखो आनिया, क्या है? हुदात की बात पर आनिया ने सर अस्वाद में हिलाया। आप खुद क्यों नहीं देख लेते? उसने फाइल एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ाई, मगर हुदात की तेज आवाज़ पर उससे हैरत और घबराहट के मिलजुल तासुरात से फाइल खोली। डॉक्टर की रिपोर्ट थी। उससे सफ़े पलटे तो एक लड़की की तस्वीर थी। यही उसका हम उम्र या उससे छोटा। उसकी शायद केस हिस्ट्री थी, यानी ये पेशेंट की फाइल थी। उससे खुदात को देखा जो टेबल को बड़े गौर से देख रहा था। आनिया ने सोचा आया उन्हें दे या ना दे। लब दबाए वो सोची जा रही थी जब खुदात ने गर्दन उठाए बगैर पूछा। किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री है ना? उसके लहजे में पता नहीं क्या था कि आनिया डर गई। और ये भैया ने भेजी है ना ताकि वो मेरा मेहमानों के सामने मजाक उड़ाएं? खुदात ने सीट को सख्ती से थाम लिया था। नहीं चाचू, चाचू काम डाउन। मगर खुदात ने कहाँ काम होना था। वो फुर्ती से उठा, फाइल झपटी और तेजी से कमरे से हवा के झोंके की तरह गायब। आनिया की टांगें कांप उठी। नहीं, फिर से नहीं। चाचू तो नॉर्मल हो रहे थे, मगर ये गलतफहमी थी। खुदात के चेहरे पे एक होल था जो उसने ज़बरदस्ती घर वालों की आदत अपना ना तमाशा बनाने की वजह से अपनाया हुआ था। मगर जब वो बेबस हो जाता था तो होल या तो खुद ब खुद उतर जाता था या उसके अंदर का भेड़िया उसे खुद उतार कर फेंक देता था। इससे पहले वो कुछ करे, आनिया भाग। उससे खुद से कहा और वो तेजी से भागी। शरीना अपने कमरे के दरवाजे को आधा खोले उसके सीढ़ियों से उतरने का इंतजार कर रही थी। ऊपर तीसरा मंजिल सिर्फ खुदात का था। किसी को भी वहां जाने की इजाज़त ना थी जब तक खुदात इजाज़त न दे दे। आनिया भी खुदात के बुलावे पर ऊपर गई थी। दूसरी मंजिल पर सारे बच्चा पार्टी थे और नीचे वाला पोर्शन सब बुजुर्ग और बड़ों का था। इस वक्त नीचे वाली मंजिल पर बाएं जानिब के लाउंज में जमाल अजीम बैठे चाय का सिप ले रहे थे। शरीना के अब्बू से गुफ्तगू कर रहे थे। किचन में आनिया की अम्मी, शरीना की अम्मी, रोशी और दादी अब बुआ मौजूद थीं। खुदात को फाइल किसी और ने नहीं, शरीना ने भेजी थी। वजह ये थी कि नीचे वो अब उसके साथ मौजूद थी। जब अचानक जमाल अंकल ने उससे एक केस के बारे में बताया जिसके 2 दिन पहले ही डेथ हो चुकी थी। मज़ीद तफसीलात जानकर शरीना के अब्बू बोल उठे। इसे क्या पता होगा, ये तो साइकेट्रिस्ट है। तुम हुदात से क्यों बात नहीं करते?
माशाल्लाह, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। उसका तो इन चीज़ों से बहुत गहरा ताल्लुक है ना। सिर्फ वो नशे की बीमारियों को चुटकियों में हाथमा करता था, बल्कि इन कामों में मुलविस लोगों की भी ईंट से ईंट बजा देता था। उनके चेहरे के बदलते तासुरात को देखे बगैर वो बोले जा रहे थे, जबकि शरीना की तेज निगाहों से ये सब छुपा ना रह सका। वो भी बाप के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, पता नहीं क्यों कुछ था जो बहुत अजीब था। ये अंकल, मैं तो बस इसके संभाल करने की वजह और पेशेंट के साथ उसको छोड़ने की डील कर सकती हूँ। मुझे तो पता चला कि वो डॉक्टर हैं एंड उसकी बात खुदाद की अम्मी ने काटी। बेटा, खुदाद ये काम नहीं करता और हम फाइल्स की तो दूर की बात, उससे इस केस के बारे में जिक्र नहीं करते। इसलिए मम्मी का ये कहना है कि हुदाद जब से रिटायर्ड हुआ है तब से वो डॉक्टरी वाले कामों से दूर ही रहता है। वो खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस करता है और इन बखेड़ों वगैरह में नहीं पड़ना चाहता। तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जमाल अजीम ने अब माँ को मजीद बोलने से रोककर खुद वजह बयान की। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो किसी अच्छे डॉक्टर से केस डिस्कस करना, बल्कि ये फाइल शरीना को दो। शरीन, तुमने MBBS किया है ना, तो इस बारे में तुम काफ़ी हद तक पता लग होगा। इसको एक दफ़ा पढ़ो, नहीं समझ आती तो कोई अच्छा से डॉक्टर से कंसल्ट करो। जी पापा। उससे फाइल्स थाम ली, मगर कुछ था जो उसे खटक रहा था। वो फाइल्स ऊपर लेकर गई थी जब उसके दिल में एक ख्याल आया और वो कुछ सोचकर अपने और आनिया के मुश्तरका कमरे में आई। उससे फाइल खोल कर देखी। थोड़ा सा पढ़कर वो समझ गई ये किस चीज़ के मुतालिक है। गहरा सांस लेते हुए वो उठी। अब वो सोच रही थी ये फाइल खुदा तक कैसे पहुंचाएं। अब ऐसा क्या करे जिससे वो पढ़ ले और वजह भी जान ले। जो उसके चेहरे पे एक पुरसरार सा होल चढ़ा है। वो कमरे से बाहर आई। उसकी नज़र अचानक हुज़ैफा पे पड़ी, जो अपने कमरे से बाहर बिल्कुल फ्रेश कहीं जाने के लिए तैयार। सीटी से कोई धुन बजाता मोबाइल पे टाइप करता नीचे जाने वाला था। जब शरीना ने उसे रोक दिया, हुज़ैफा ने चौंक कर उसे देखा तो चलता हुआ उसकी तरफ आया। क्या हुआ शरीना, कोई काम था? उससे 3 साल छोटा हुज़ैफा बड़े ही नरमी से उससे पूछ रहा था। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा सैफी। शरीना ने बड़ी नरम सी मुस्कुराहट से आवाज से उससे कहा था। हाँ बोलो आप। उससे फाइल सामने की। हुज़ैफा ने फाइल को नासमझी से देखा। ये दरअसल जमाल अंकल ने मुझे फाइल दी थी कि मैं ये खुदाद खुदाद अंकल को दूं, मगर मुझे उनका कमरा नहीं पता। क्या तुम दे सकते हो? उसके कहने की देर थी कि हुज़ैफा के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। क्या वाकई पापा ने दी है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसे मुखातिब होते खुद से भी बोला था। हाँ, मुझे तो ये कहा था। मैं खुद भी चली जाती मगर यूं नो ना, ऑकवर्ड लगता है। ओह कोई नहीं, मुझे दे दें। वैसे बड़ी अजीब बात है, पापा ने ये सब कहा। 1 मिनट के लिए शहीना डर गई कि कहीं ये जाकर जमाल अंकल से ना पूछ ले, मगर वो सीधा ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ गया और वो हैरत की बात बड़े आराम से आ गया। शरीना ने गहरा सांस लिया, मगर उसे मालूम नहीं था अभी थोड़ी देर में क्या हंगामा होने वाला है। तपती दोपहर का वक्त था। इर्द गिर्द लू फैली हुई थी। शहर में इस वक्त ट्रैफिक अरूज पर थी। वजह, घर से वापसी का औकात हो गए थे। स्कूल के गेट खुल चुके थे। हर तरफ मुख्तलिफ रंग बिरंगी गाड़ियां खड़ी अपने बच्चों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थीं। उनमें से एक स्याह काली होंडा बच्चे को अपने साथ लेकर जाने के लिए नहीं इंतजार कर रहा था, बल्कि उसके पीछे उसका मकसद था। स्टीयरिंग को थामे वो छल्ली और आइसक्रीम के स्टॉल के बिल्कुल करीब खड़ा था, क्योंकि अक्सर उसने उस बच्चे को गेट से बाहर लाजमी ऐसी चीज़ें खरीदते हुए देखा था। और आज तो यकीनन काफ़ी गर्मी थी, तो वो ज़रूर आइसक्रीम लेने तो आएगा। 5 मिनट मज़ीद इंतज़ार करने के बाद जब उसका नामो निशाना नजर आया तो उसके चेहरे पर गहरा इसरार था। कहीं वो आज आया नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे खुद उसके ड्राइवर को यहाँ से गुजरते देखा था और अभी ही गेट खुला है तो वो जल्दी निकल भी नहीं सकता। उससे गौर से आइसक्रीम वाले को देखा, जिसकी टोपी झुकी हुई थी, मगर उसकी घनी दाढ़ी साफ नजर आ रही थी। दाढ़ी और लाल रंग के कैप से कोई उसका चेहरा सही तरीके से नहीं देख सकता था। उसकी थोड़ी देर बाद वो निकलता हुआ नजर आया। देखने में वो कोई 15-16 साल की उम्र का लग रहा था। टाई इस वक्त ढीली हुई थी। अपना बैग उसने ड्राइवर को बढ़ते देखकर पकड़ा दिया था। फिर उससे एक दो बातें करने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ रहा था जहाँ से वो उसके मुंतज़िर थे। उसने फ़ोन से मतलूबा नंबर मिलाया। लंबे बालों के बायस कानों में लगा ब्लूटूथ छुप गया। 2-3 बेल्स के बाद किसी की आवाज़ उभरी थी। हाँ बोलो। सर, हमदान का बेटा बिल्कुल करीब आ गया। ठीक है, अकील को सारी बात समझा दी है ना? जी सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
इस बार तेल बिल्कुल निशाने पे लगेगा। अच्छा सर, मैं रखता हूँ, अब वकील इससे बात कर रहा है। ठीक है, उस पर नज़र रखो, ध्यान रहे जब वो पुड़िया दे तो किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ओके सर। अहमद ने अपनी आइसक्रीम का कहकर इर्द गिर्द देखकर गर्दन दबाने लगा। वो हादसा थका हुआ लग रहा था और गर्मी से तो और बुरा हाल हो रहा था। अकील झुककर अब उसकी आइसक्रीम निकाल रहा था। उफ, जल्दी करें, क्या निकाल रहे हैं? अगर नहीं है तो मुझे बताएं, एक तो इस गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। ये लो बेटा। उसने उस आइसक्रीम के साथ एक छोटा सा पैकेट दिया। नीले रंग के पैकेट में इस वक्त क्या मौजूद था वो किसी को मालूम नहीं था, सवाए देने वाले के। उसने आइसक्रीम के साथ उस पैकेट को देखा। ये क्या है? ये बहुत स्पेशल चीज़ है सर, आइसक्रीम के साथ बिल्कुल फ्री है। उससे कहने पर उससे अच्छा कहा। ये क्या करती है? सर, आपको बहुत आराम पहुंचाएगा। अभी जो आपको गर्मी लग रही है वो भी नहीं लगेगी, और ये सारी थकन इससे दूर हो जाती है, चाहे कितनी ही थकन हो। वाह, क्या ये वाकई मुफ्त है? उसकी बात पर गाड़ी में बैठा शख्स हिफाजत से मुस्कुराया। काम सोच से भी इतनी आसानी से हो जाएगा, उसे सोचा नहीं था। ये हमदान का बेटा तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। जी सर, बिल्कुल फ्री, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रा अकेले में इस्तेमाल कीजिएगा, तब ज़्यादा असर होगा। ठीक है, अगर फ्री है तो देख लेते हैं। उससे आइसक्रीम लेकर वो ठंडा पैकेट जेब में रख लिया, पैसे निकाल कर उसे दिए, फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ये अमल पूरे 5 मिनट में हुआ और किसी को हवा तक नहीं लगी। मुस्कुराकर उसे दोबारा कॉल मिलाई और उसको कामयाबी की इत्तला दी। मंजिल सिकंदर विला की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ वो रूफ टॉप पर स्विमिंग पूल में मौजूद बड़े मज़े से तैराकी कर रहा था। जब भी वो थका होता या मूड में होता तो अपनी थकन तैराकी से उतारता। अभी वो बिल्कुल मस्त अपनी कामयाबी पर झूम रहा था। चंद एक अच्छी खबरें सुनकर तो खुशी ने मज़ीद दोबाला कर दिया था, मगर उसकी भी खुशी एक पल के लिए थी। उसके पूल में मौजूद उसका फ़ोन बज उठा। सामने खड़े अशर ने सिकंदर को फ़ोन के बारे में इत्तला दी, वरना अगर ना बताता तो उसका अलग ही अंजाम होना था। सिकंदर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके बुलाने पर चेहरे पे नागवारी झलक पड़ी थी। क्या बात है अशर? अलबत्ता आवाज़ नॉर्मल थी। सर, आपका फ़ोन। उससे फ़ोन उठाया नहीं था, बल्कि सिर्फ इशारा किया था। सिकंदर उस तरफ तैर कर आया था। पानी की लहरें भी उसके साथ ही झूम रही थीं। उसके करीब आया तो फ़ोन की तरफ इशारा किया जो हुन्नूस बज रहा था। उसे बड़े आराम से उसका फ़ोन पकड़ाया, साथ में छोटा सा टॉवल भी, ताकि फ़ोन गीला ना हो सके। उससे टॉवल पहले लिया, हाथ को सुखाकर उससे फ़ोन देखा। फ़ोन पे जिसका नाम जगमग कर रहा था वो और कोई नहीं, उसका बाप अतीत आलम था। सिकंदर की आंखों में रोशनी फूट उठी, चेहरे पे बड़ी शरारती मुस्कान आ गई। उसे सामने पड़ा मैंगो जूस उठाया और कॉल का बटन दबाए कानों से लगाया। बड़े बड़े लोगों ने आज मुझे कॉल किया है। जस्टिस साहब, खैरियत है? सिकंदर भाई की याद कैसे आई? वो स्विमिंग पूल में मौजूद पानी की लहरों में झूमता एक हाथ से फ़ोन पकड़े, दूसरे हाथ में जूस का ग्लास सामे अपने बाप से मुखातिब था, जो उसे अच्छी तरह मालूम था इस गुफ्तगू का इख्तिताम कैसे होगा। सिकंदर भा। जस्टिस हदीद ने नफरत और कदरे जोर देते हुए उसका नाम लिया, फिर बात जारी करते हुए बोले, जितना तुम शेर बने फिर रहे हो और ये जो रोज़ रोज़ का तमाशा लगाया हुआ है, बराए मेहरबानी इसे बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगे। मेरी खामोशी का तुम बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। सिकंदर एक लम्हे के लिए चुप हो गया। इतनी नफरत नहीं, वो कमज़ोर नहीं है और ना ही बढ़ेगा। उनके लहजे से ग्लास को कोने पर रखकर अपने गीले सर पर हाथ मारता हुआ अपने जोन में आ गया। अब शेर शेरों वाली हरकतें नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा जस्टिस हदीद आलम? और तमाशे की बात ना ही करें आप। तमाशा तो आप जैसे लोग लगाते हैं, हम तो बस उस आग को ज़रा सी हवा देते हैं और खुद ही बुझा देते हैं। और हक के लिए आवाज़ उठाने वाले बंदे को खामोशी की बात सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? मैं इंतज़ार में हूं कि आप शोर करें। तुमसे बात करने से बेहतर है बंदा दीवार से टक्कर मार ले। मगर मुझे कुछ कहना, तुम इतने घटिया आदमी हो गए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसी गलाजत के ढेर को पैदा करने वाला हूं तो मैं पैदा होते ही उसको जान से मार देता। सिकंदर की आंखों की जोत कब की बुझ चुकी थी। अब उन आंखों में सिर्फ सुर्खी और सर्द मेहरी ने जगह ले ली थी। एक लम्हे के लिए आंखों को सख्ती से मिचकर उससे गहरा सांस लिया, गिलास को पूल के कोने पर रखकर उससे उनकी बात का जवाब दिया। ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ डैड। 16 साल जिंदगी में उससे आज पहली बार डैड कहा था।
उसके डैड कहने पर हदीद आलम को आग लग गई, मगर इससे पहले वो कुछ बोलते सिकंदर बोल उठा। जिंदगी भर तो यही पावर करवाया है आपने कि मेरी इस हसीयत आपके दिल में क्या है। अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। बराए मेहरबानी आप भागकर टाइम वेस्ट मत करें। जस्टिस के पास तो सांस लेने का भी वक्त नहीं होता, और आप तो लगता है बहुत ही फारिग हैं, जो दिल की भड़ास निकालने के लिए मुझे फ़ोन करने लग जाते हैं। जाएं, जाकर किसी पुलिस को बुलवाकर मेरा काम तमाम करने की प्लानिंग करें। हदीद आलम ने हैरत से फ़ोन को देखा। क्या उन्होंने जो सुना वो उनके कानों का धोखा है? उसे कैसे मालूम हुआ? उसकी मालूमात में इजाफा होने पर उन्होंने तैश के आलम में बोलना शुरू कर दिया। अगर इतना सब कुछ पता चल गया है बेज़मीर आदमी, तो ये भी तुम्हें मालूम होगा कि तुमने आज एक मासूम लड़के का कत्ल किया है। इससे साबित होता है कि तुम में ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, जो शख्स छोटे बच्चों को मंशियात फराहम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करता, मौत तो बहुत छोटी बात है उसके लिए। सिकंदर ने एकदम खामोशी से उनकी बात सुनी। फिर पता नहीं उससे क्या हुआ, वो तेज़ी से पूल से बाहर निकला। उन्हें कहने लगा, मुझे वाकई आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं? उससे लहजे में सर्द महरी महसूस करते हुए उन्होंने ठंडी आ भरी। ओह, तो इस बार भा को खबर नहीं हुई? ओहो, ऐसे सैकड़ों लोगों को मारा होगा और बेखबर रहोगे। मगर कोई नहीं, हम हैं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। सिकंदर के चेहरे पे उनकी बात पर बड़ी जख्मी मुस्कुराहट आई थी। बाथरोब उठाकर पहनते हुए ठंडे लहजे में बोला, इत्तला के लिए शुक्रिया आलम साहब। आइंदा मैं एहतियात करूंगा। अब हम रखते हैं, क्योंकि जिसकी मौत की खबर दे रहे हैं, ज़रा उसका पता करके उसकी तज़कियत कर रहा हूँ। इतना तो कर सकता हूँ ना? उन्होंने गुस्से से फ़ोन काट दिया। सिकंदर ने सर झटक कर फ़ोन टेबल पर रखा और सिगरेट का पैकेट उठाते हुए उससे गर्दन मोड़े बगैर कहा। जावेद को ज़रा बुलाना। उसे सिगरेट पैकेट से निकाल कर लबों पे दबाई। अब वो कुर्सी पे दराज हुआ और लाइटर उठाकर सिगरेट जलाया। सोच रहा था, आखिर किस माँ के बेटे की मौत हो गई है जो उसका बाप उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हम्म, इस जस्टिस की तो आदत है मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की। सर झटक कर उससे अपने मुंह से धुआं निकाला, जो फिजा में मरगोला बनकर लम्हे में गायब हो गया। कुर्सी पे नीम दराज हुए वो पानी की लहरों को देख रहा था, जो हवा के बायस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। धूप स्विमिंग पूल की बजाय इर्द गिर्द फैली हुई थी, क्योंकि बीच में ही बड़ा सा शेड सारी रोशनी को इस तरह से ढक लेता था। सिकंदर भी पूल के करीब ही बैठा था, तभी धूप से बचा हुआ था। वो अपनी सोचों की दुनिया में गुम था कि उतनी देर में जावेद आ गया। उसके पास खड़े होते हुए बड़े मुअद्दब अंदाज से बोला, जी सर, आपने मुझे बुलाया? सिकंदर ने चौंक कर गर्दन उठाकर उसे देखा। हाँ। एक फूंक मारकर वो अब एस्ट्रे में मसलते हुए बोला, ये मेरे क्लाइंट में से किसी की मौत तो नहीं वाक़या हो गई और मैं उससे बेखबर हूँ? उसकी बात पर जावेद की सांसें जैसे थम गईं। भागो उसकी बजाय अगर किसी और से खबर होती तो उसकी खैर नहीं, मगर वो तो बताने वाला था कि उन्होंने खुद एक गन वाला तमाशा कर दिया। उसकी गर्दन में गिल्टी सिकंदर से छुप नहीं सकी थी। क्या हुआ वेदे, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जब वो बड़े प्यार से किसी का नाम लेता तो हथरे की बू आने लगती थी। सर, मैं आपको बताने ही वाला था, मगर आपने। हाँ, एक्सक्यूजेस बनाओ कि मैंने गन चला दी थी, फिर मैंने तुम्हें वहाँ खुद भेज दिया था और तुम बता नहीं सके थे। वाह जी, जो चीज़ उसके सामने हुई है उसी एक्सक्यूजेस का नाम दे रहा है। अब वो क्या कहता उसे, जुबान से एक लफ्ज़ भी निकालता जो उसके मिजाज के खिलाफ जाता, तो बस फिर उस बार तो गन चक को लगी थी, इस बार सीधा उसके दिमाग के हिस्से करेगी। बोलो भाई, मैंने यहाँ वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाया। वो तुनक कर बोला, सर, वासिफ के बारे में आपको बता रहा था। उसकी डेड बॉडी हॉस्टल से मिली है। तो ये बात कब मौत वाक़या हुई? उससे घड़ी से वक्त को देखते हुए इतना कहा, कल रात। और डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक के बायस हुई है। उसकी बात सुनते हुए सिकंदर होले से हंस पड़ा। उसकी हंसी में भी अजीब सा खौफ होता था। तो इसमें मुझे सारे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये तो कसूर खानदानी बीमारी या कुदरत का है। वो अपनी गीली हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब से ये पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए हैं कि उन्हें कम उम्री में हार्ट अटैक कतरे तशवीशनाक बात लगी, तो तहकीक के मुताबिक लड़का नशा करता था, और कोई आम नशा नहीं, वैसा नशा जो हम फराहम करते हैं। अच्छा अच्छा, तभी जस्टिस को आग लगा दी। टांगों को हिलाते हुए उससे इर्द गिर्द देखा, जहाँ सामने खड़े गार्ड्स फूलों के साथ साथ हाथ पौधों को पानी दे रहे थे, और ये कोई आम पौधे हरगिज़ नहीं थे। ऐसे पौधों से सिकंदर साहब का धंधा चलता था। खैर, अब क्या प्रोग्रेस है? खिलाफे मामूल उससे ऐसी बातों पे आज इतना रिएक्ट नहीं किया था
जिस पर जावेद ने शुक्र किया था। प्रोग्रेस का क्या है सर? उसका जो दोस्त है वसीम, वो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाह रहा है, मगर अंदर से डर है कि कहीं आप नुकसान न पहुंचा दें। साथ वो भी फंसेगा क्योंकि वो भी ऐसे काम में मुलविस है। छोटा चालाक है वैसे बड़ा, उसकी फिक्र नहीं है। वो बयान दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जो पुलिस है ना, इनको सारा सीधा करना पड़ेगा। जो मेरे मामले में घुसता है उनको हर तरफ से हटा देता हूँ, यहाँ तक कि इस दुनिया से भी। उससे सर लहजे में कहा और उठ पड़ा। उसको देखते हुए बोला, उस शफकत से मेरी मीटिंग रखो, याद रहे, यहाँ नहीं दुबई में। बल्कि यूं करो, सिंगापुर में रख दो। दुबई आजकल बहुत शक रहता है, सबको अक्सर साले वहीं मीटिंग रखते हैं। दूसरा, मेरी मुलाकात फ़हीम से कराओ, उसको तो मैं ज़रा सीधा करूं। ठीक है सर। वो अपनी चीज़ें उठाकर जाने लगा कि जावेद ने रोक दिया। सर, वो बख्तियार बीबी ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है। सिकंदर नासमझी से मुड़ा। क्या? वो अपनी बात दोबारा दोहराने लगा कि सिकंदर ने उसे टोका। समझ गया हूँ, ये कब हुआ? सर, अभी आपके बुलाने से पहले मुझे खबर हुई कि उन्होंने फ़्लाइट बुक करवाई है। या अल्लाह, कहाँ की करवाई है उस लड़की ने? सिकंदर के माथे पर बल आ गए। कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में वो पेरिस जाएंगी, आपसे जिक्र भी कर चुकी हैं। मुझे लगा आपको मालूम होगा, बस मैंने कंफर्म करना था। इस वक्त कहाँ है वो? सोच की लकीरें चेहरे पे बढ़ती जा रही थीं। सर, लॉन में दोस्तों के साथ। डैम इट, एक तो उसकी दोस्तों ने उसका मासूम सा ज़हन खराब किया है, वरना वो ये हरकत कभी ना करती। टिकट कैंसिल करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर वो चल पड़ा। मिशी, ये क्या किया आनिया ने? अम्मी को एकदम परेशान देखकर उससे उन्हें रिलैक्स होने का इशारा दिया। कैसे रिलैक्स हूँ? अपने बाप से मदद लेने में क्या हर्ज था? हानि को क्यों बीच में लाई? मेरे भाई को कोई क्यों नहीं बख्शते सारे? वो पहले से इतना बीमार रहता है, ऊपर से। रमशा ने मुड़कर तेजी से डिस्पेंसर की तरफ गई। डिस्पेंसर में मौजूद बड़ा ग्लास उठाया जो सिर्फ उसके और अम्मी के सेहरे इस्तेमाल होता था। उससे ग्लास से पानी डालकर उनकी तरफ आई, जो अब लौंजे परेशानी से सर पकड़े बैठी थीं, बिल्कुल चुप थीं। रमशा ने छुपकर ग्लास उनके सामने किया। अम्मी ने एक नज़र भी नहीं देखा। रमशा ने उनका शाना हल्के से हिलाया। मिशी, तंग ना करो। उफ अल्लाह, एक तो तकलीफ ना होती तो इन्हें तसल्ली ज़रूर देती। रमशा ने बेबसी से उन्हें देखते हुए सोचा। ग्लास सामने वाले मेज़ पे रखकर उनके घुटने पे हाथ रखा, उसे होले से दबाते हुए उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी। उन्होंने एक नज़र उसे देखा तो रमशा ने देखा उनकी आंखों में कर्व था, और ये कर्व किसकी बदौलत था वो अच्छी तरह से जानती थी। बाहर हॉर्न की आवाज़ से उन्हें इत्तला दी कि अब्बू और उनके दोस्त की आमद हो चुकी है। रमशा ने उन्हें देखा जो एकदम तेज़ी से उठी और उसे ऊपर जाने को और तैयार होने का इशारा करने लगी। रमशा ने गहरी सांस लेते हुए उठी। एक तो अम्मी को भी इतनी जल्दी याद आता है इत्तला देना है, वैसे भी कौन सा मैंने मेहमानों के सामने बैठे रहना है। जैसे ही उनकी शक्लों पे बोरियत के आसार आएंगे मैं वहां से गायब हो जाऊंगी। उससे पानी का गिलास उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर उससे दरवाज़ा बंद किया, वार्डरोब खोली, कुछ अच्छा सा लिबास मुंतखब करने लगी। एकदम रुक गई। ये पैक करवा दें प्लीज़। सर, आप जब भी बख्त बीबी के लिए कुछ लेते हैं हमेशा वो काला रंग क्यों होता है? कोई उससे पूछ रहा था, मगर निगाहों में इतनी दिक्कत नहीं थी कि वो आसपास देखती। वो बस वहीं देख रही थी जो चीज़ देखने के लिए बनी थी। ओ यार, तुम नहीं समझोगे। काले रंग में एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। ये रंग कोई भी ज़ेबतन करे देखने वाले की नज़रों को बड़ा खींचता है। मुकद्दस रंग भी है। इंसान चाहे जितना बदमाश हो, इसे पहनते हुए पुरवकार भी लगता है। खैर, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा सर, इसीलिए आप ये रंग पहनते हैं? किसी ने मज़ाहिया तौर पर कहा था, मगर सिकंदर की निगाहों को देखकर बोलती बंद हो गई। वो और भी कुछ कह रहा था, मगर मिशी के कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी। मुझे स्याह रंग बड़ा पसंद है। उसकी पसंद का रंग है तो उसकी भी पसंद हो गया था। फिर उसकी आंखें भी तो घोर स्याह काली थीं। बस वो आज के दिन काला पहनेगी। उससे अपने सारे जोड़े में से मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक कलर्स ढूंढे। जी हाँ, आधे से ज़्यादा उसके कपड़े काले और काले रंग के बिल्कुल करीब थे। कभी पोल्का डॉट डिज़ाइन, कभी बाजू और दुपट्टा काला होता, कभी पूरी कमीज तो कभी सिर्फ शलवार काली होती। मतलब हर जोड़े के साथ काला रंग ज़रूर शामिल था। ये उसकी तब्दीली बदलते हुए सालों में सारों ने बड़ी महसूस की थी, मगर उसने कभी गौर नहीं किया था। मेजेंटा पिंक शिफॉन का दुपट्टा, शलवार और स्याह काली सादा कमीज उठाकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी, और उसका फ़ोन बिस्तर पर मुसलसल पड़ा बज रहा था।
खुदा तेजी से सीढ़ियों से उतरा, जबकि पीछे से आनिया की ऊंची पुकारती हुई आवाज़ ने दरवाजे पे खड़ी शरीना को अलर्ट कर दिया। चाचू प्लीज़ रुक जाएं, चाचू को कन्फ्यूजन हो गई होगी, प्लीज़ चाचू बात तो सुन ले। उसकी भीगी आवाज़ पे शरीना को खतरे की घंटी लगी। वो कुछ सोचते हुए तेजी से बाहर आई। खुदात अब नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। जब बीच रास्ते में शरीना घायल हो गई, खुदात ने अपनी बढ़ती हुई स्पीड को फुर्ती से रोका। उसने उसे गौर से देखा। शरीना एकदम उसके देखने पर कंफ्यूज हो गई। इतनी होनहार साइकेट्रिस्ट उसे देखकर घबरा गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों था। मोहतरमा, रास्ता दीजिए। वो सर्द लहजे में उसे सोच की दुनिया से निकालते हुए बोला। जी। उससे इतनी मासूमियत से जी कहा था कि उदात ने खुद को काबू पाते हुए एक बार फिर अपनी बात दोहराई। एना तेजी से आते हुए उनको देखते हुए रुक गई। शरीना ने उसे देखकर इशारा किया। आईना समझ गई। वो मुझे आपसे बात करनी थी खुदात। मेरा मतलब है खुदात सर। ओ फल्ला, मुझे क्या हो रहा है? मगर मैं इस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहता, रास्ता दीजिए। वो सारे अखलाक को साइड करते तुन लहजे में उसके साइड से गुजरने लगा कि आईना को मौका मिल गया। चाचू ये क्या तरीका, ऐसे करते हैं मेहमानों से बात? चलिए, हम तो घर वाले हैं, मगर ये तो हमारे घर आई हैं। आप अगर ऐसे सलूक करेंगे तो मेरी शादी भी कोई नहीं आएगा। और लाइन दें इस फिसाद की झड़ को। उसे गुस्से से कहते हुए खुदात से फाइल ली। उसके इशारे पर शरीना बोली, नहीं दुरैना, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वाकई में उससे बुरा नहीं लगा था। खुदात ने उन दोनों को एक नज़र देखा, फिर मुठियां भींचे, खुद पे काबू करते हुए तेजी से मुड़ा। दोनों ने यकबेक गहरी सांस ली। शुक्र है, उस सैफी के बच्चे से पूछूं, उसकी जुर्रत कैसे हुई फाइल चाचू को देने की? ये मैंने भेजा था। शरीना ने उसकी बात काटी तो आईना ने हैरत से उसे देखा। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए कहने लगी, आई एम सॉरी आईना, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम्हारे चाचू काफ़ी वॉयलेंट हो जाएंगे। आई थिंक कि वो एक्स डॉक्टर रह चुके हैं, काफ़ी सुना था। इतनी इंटेलिजेंट है तो मैंने केस पढ़ने के लिए दे दिया। ऐसे जाकर भी दे सकती थी, लेकिन अच्छा नहीं लगा। वो उसकी बात सुनने के बाद फाइल माथे पे होले से मारते हुए बोली, यार मुझसे एक बार तो पूछ लेती। तुम्हें पता है अगर तुम बीच में ना आती तो क्या करना था उन्होंने? एक तो वो बदतमीजी की हद करते थे, फिर तोड़फोड़ होती, फिर खुद बेहोश होकर हम सबको रो हंसा कर देना था। तो सोच नहीं सकती कि चाचू इस चीज़ से खुद को दूर रखते हैं। अब वो लिटरेचर की दुनिया में घुस गए हैं। जिस शख्स को ऐसी किताबों से नफरत थी, वो खुद को पुरसुकून करने के लिए ऐसी किताबें पढ़ते हैं और डॉक्टर के लफ्ज़ शख्स से हर मुमकिन कोशिश करते हैं दूर रहें। अच्छा, तभी जब जब मैं अस्पताल का जिक्र करती हूँ तुम हमेशा उनके आने पर टोक देती हो। बिल्कुल। वो अब दोनों कमरे में आ गए थे। सच शुक्र नीचे वाले ऊपर के शोर से मुतवज्जा नहीं हुए थे। आनिया, ये कब से हो रहा है उनके साथ? जब से उनका एक्सीडेंट हुआ, जब से उनकी एक आंख ज़ाया हो गई, जब से उनकी कोवर्कर ने उन्हें रिजेक्ट करके उनके मेड से शादी कर ली, जब से उन्हें जॉब के लिए नकारा साबित कर दिया, जब से मिशी के अब्बू ने अपनी बेटी की महरूमी का जिम्मेदार ठहरा दिया, तब से ऐसे हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको बुरी तरह अंदर सिखा रही हैं, जो हमें भी नहीं मालूम कि उन्होंने और क्या क्या खोया है। मगर जो पता है वो तो बहुत गहरा जख्म है जो मनमेल हो ही नहीं सकता। एक आंख खोने से वो इस शख्स की काबिलियत को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? एक आंख तो महफूज है ना उनकी, कहीं से भी माजूर नहीं लगते हैं। दैट्स रिडिकुलस। रमशा के अब्बू कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं उन पर? खुदात ने भी, मेरा मतलब है सर ने भी तो बहुत कुछ खोया है। कह तो तुम भी ठीक रही हो, मगर यार वो कहते हैं कि एक आंख से क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा लड़का और लड़की की ज़िंदगी में फ़र्क है। अगर लड़की की मुतासिर हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई ना कोई मिल जाती है। मगर लड़की लड़की की हामी लोग कभी नज़रअंदाज नहीं करते, बेशक जितना पैसा जितनी जायदाद क्यों ना हो। और फिर वो उनकी इकलौती औलाद भी तो है, तकलीफ तो फिर ज़्यादा होती है। उसकी बात पर वो खामोश हो गई। उनको डॉक्टर से कभी दिखाया? वो कुछ सोचते हुए आईने में खड़ी आईना को देखते हुए बोली, जो बालों को अब जूड़ियाँ बना रही थी। हाँ, और 3 के 3 डॉक्टर्स जख्मी हालत में अपने घर की तरफ गए हैं। हमें भी डॉक्टरों की ज़िंदगी प्यारी थी, इसलिए उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ा। तुम इसे बेहिसी कह सकती हो, मगर हमारी मजबूरी थी। उनका इलाज सिर्फ रब के पास था, लेकिन वो तो रब से भी नाराज़ हो गए थे। जख्मी इसलिए हुए थे क्योंकि वो मेल डॉक्टर थे। कभी कभार मेल डॉक्टर्स ऐसे सवाल कर जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता।
और वो जिस अंदाज से पूछ रहे हैं वो भी काबिल कबूल नहीं होता। एक तो जज्बाती भी सदा के होते हैं। नहीं, इन्हें फीमेल कंसल्टेंट की ज़रूरत थी। शेरीन मैडम, हम वो भी कोशिश कर चुके हैं, मगर भाई लड़कियों से बिदकते हैं, सही लफ्ज़ों में नफरत करते हैं। कमरे में लॉक कर दिया था। अपने आप को नानों ने कस्में दे देकर बामुश्किल खुलवाया। इसलिए फीमेल भी लाइलाज है। शादी करवाने का कभी सोचा? उससे ये बात कही, दरवाज़ा खुला। आईना की मम्मी मुस्कुराते हुए आई। ओ लड़कियों, नीचे खाना लग गया है। आंटी, आप बुला ली थी मुझे? आप तो कह रही थी बहुत टाइम है। उनकी बात पर शरीना हफीज से बोली। वो मुस्कुरा पड़ी। प्यारी सी लड़की से थोड़ा ही काम करवाऊंगी। वैसे भी बेटा सुबह से काम करके थक के आई हो, जमाल से डांट थोड़ी पड़वानी थी। उनके कहने पर आनिया और शरीना दोनों हंस पड़ी। चलाओ मामा, अभी चाचू को खाना मत भिजवाइएगा। वो मुड़ने लगी जब आयना ने उन्हें रोक कर बताया। मिसेस जमाल ने हैरत से मुड़कर देखा। क्यों, फिर से तबीयत नहीं खराब हो गई? उनके लहजे में खौफ के साथ तशवीश भी शामिल थी। शरीना को उनका अंदाज बहुत महसूस हुआ था। बस यही समझ ले, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म हुए थे। क्यों, हैरियत थी ना? तुम क्यों गई थी उसके कमरे में? अम्मी के डपटने पर शरीना ने बेख्तियार उन्हें देखा। ऐसा खौफ क्यों था? खुदा ऐसे भी नहीं है। उससे कुछ नागवार लग रहा था। उफ, चाचू है मेरे, क्यों ना जाऊं? वैसे भी दिन कम रह गए हैं मेरे। लगता है खाने पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। शरीना मज़ीद ये सब नहीं देख सकती थी, तब बोल पड़ी। हाँ हाँ चलो। उनका ध्यान बटा तो वो भी तेज़ी से कहते हुए मुड़ी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? उससे सामने टिकट्स की इन्फॉर्मेशन टेबल पर फेंकते हुए पूछा। वक्त पहले नासमझी से देखती रही, फिर उन्हें देखा जो झुके उससे घूर रहे थे। मामा ये? हाँ, बताओ मुझे ये क्या है? मामा की घूरी अरूज पर थी। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। फिर हफीज से उन्हें देखा। टिकट्स की इन्फॉर्मेशन है। सिकंदर के चेहरे पर अचानक दबी हुई मुस्कुराहट आ गई। वो तो मुझे भी मालूम है कि ये टिकट्स की इन्फॉर्मेशन है। फिर आप पूछ क्यों रहे थे? उससे अपना जर्नल साइड पे किया। शहजादी, पूछना चाह रहा हूँ किस खुशी में मेरी बगैर इजाज़त आपने टिकट बुक करवाए? वजह जान सकता हूँ मैं? उसे सीने पे हाथ बांधे बड़े प्यार से कहा। वो बस मेरी मर्जी। आपने खुद कहा था जो वक्त चाहेगी वही होगा। तो मेरा चंदा, मैं इससे थोड़ी इनकारी हूँ, मगर मेरी इजाज़त बहुत ज़रूरी है। उफ, अच्छा सुने, आपकी बर्थडे आ रही है अनकरीब। आप 33 के होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बर्थडे पेरिस मनाए। अल्लाह मामा, जब से मैंने प्यार का पहला शहर पढ़ा है ना, तब से मेरा दिल चाहता है पूरी दुनिया देखूं, उसके बाद पेरिस में क़याम करूं। सन्नान और पास्कल जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ देखूं, और शायद वहाँ कोई पास्कल आपको मिल जाए और उसको छोड़ने के बजाय आप उसे साथ ले आए। सिकंदर ने उसकी बात सुनी तो कहका लगाए बगैर ना रह सका। उफ, इतनी फैंटेसी! भाई तुम तो बहुत खतरनाक होती जा रही हो। तुम्हारे लिए तो शहजादा ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सामने वाले रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ बोला। बख्तावर ने कोने टेबल पर टिकाकर दोनों गालों पर टिकाए हाथ उन्हें देखते हुए कहने लगी। मुझे कोई शहजादा नहीं चाहिए मामा। मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी, और तब तक जब तक आप शादी नहीं कर लेते। अरे, एक तो तुम्हारी सारी बात मेरी शादी से शुरू होकर मेरी शादी पे आकर ख़त्म होती है। क्या मसला है लड़की? अब झुंझुला गया। तो आप कर क्यों नहीं लेते? मैं फिर शोर नहीं करूंगी। हाँ, जब शादी होगी तो फिर कज़न होने का रोला डालोगी। एकदम तेजी से वो बोलते हुए रुक गया। ये बात उसके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। लाख बेबाक कमीना सही, भांजी के सामने भी एक अच्छा मामू था। लड़की, कहा ना मैंने, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। उफ, 17 साल कोई उम्र होती है 33 के मुकाबले में? बिल्कुल, मेरी उम्र तो गुजर गई है। अगर तुम्हारे जितना होता तो ज़रूर कर लेता। वो झूलते हुए बोला। सीरियसली मामा, आप बच्चे थे? उससे आंखें निकाली। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब बात खत्म है। अब इस टिकट को मैं कैंसिल करने वाला था। अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना, जाएं आप। वो अब हल्की से कुर्सी मोड़ते हुए बोली। सिकंदर मुस्कुरा पड़ा। प्यार के पहले शहर में नहीं जाना तुमने? नफ़ी में सर हिलाया गया। ओहो, फिर तो मुझे मेरी पास्कल कैसे मिलेगी? मैं अपनी बर्थडे भी लगता है जेल में ही इधर मनाऊंगा। अल्लाह ना करे मामा, कैसी बातें कर रहे हैं? कोई आपको अब जेल में बंद करके दिखाए, मैं उससे नानी याद दिला दूंगी। उफ, ये लड़की। बस ड्रामेबाज, चलेंगे। मैं बस अपने कुछ काम निपटा लूं। सिंगापुर चलोगी मेरे साथ? वहाँ के खाने अच्छे नहीं होते।
नाक चिढ़ाती हुई वो अब जर्नल खोल चुकी थी। तो लड़की पेरिस में बड़े मनोसलवे मिलेंगे। उसकी फिक्र मत करें, वो मैं देख लूंगी। चले, अब वक्त बिजी है। हाँ, कहानी का तबसरा लिख रही होगी, बिजी की बच्ची। जानती हो ना, मेडिकल में दाखिला लेना है। जैसे आप शादी कर लेंगे वैसे ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें ये लिखारी और मुसन्फा जैसा फजूल पेशा नहीं अपनाने दूंगा, समझी? हल्की सी चिपट उसके सर पे लगाकर नरमी से टपटा हुआ वो मुड़ गया। उफ, इनकी आंख है ये सिक्योरिटी कैमरा। उसे जल्दी से अपना सर मजीद जर्नल में घुसा दिया। वो बाहर आया तो सोने रंग की रेलिंग को थामते हुए सामने लगे हुए दो व्हीकल फानूस को देख रहा था, जो उससे कहने पर बुझा हुआ था, और नीचे की इर्द गिर्द की रोशनी से वो नौकरों की हलचल बाखूबी देख रहा था। गोलाई से बने हुए सीढ़ियों की तरफ देखा, जो पूरा घूमकर उसकी तरफ आता था। वो नीचे नहीं जाना चाहता था। उसे मालूम था जैसे ही नीचे जाएगा कोई ना कोई मसला आन खड़ा होगा, और आज उसे मजीद मसले सुनने की सकत नहीं थी। फिर भी वो सिकंदर था, और सिकंदर कभी कभार अपने दिल की भी नहीं माना करता था।